मेन फर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है वो फीमेल फर्टिलिटी से बढ़ गया है और हमारी सोसाइटी में वो जो सोशल टैबूज हैं, सास फौरन बहू को ले जाएगी चेकअप करवाने के लिए, कह देना कि आप प्लीज अपने बेटे का टेस्ट करवा लें। नहीं नहीं मेरा मुंडा ठीक है, बिल्कुल मेरे मुंडे ने कुछ नहीं हैगा, तुसी इन्नू दवाई दवो। लेकिन मर्दों में अक्ल ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू फीमेल, औरतों में उतना दिमाग ही नहीं है, हम परेशानी उतनी ज्यादा नहीं लेते, निकल जाती जिनसी ताकत कह लें इसको। तो ये एक ऐसा इशू है, ये मेरे ख्याल है कि ये एक कॉम्प्लेक्स की भी वजह है। मेरे को लगता है कि शायद कम है या इसको ज़्यादा होना चाहिए। मेडिकली ट्रीटमेंट देखें तो क्या कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो जिनसी ताकत को बढ़ा सकती हैं? मर्दों में जो है वो उनका एज से फर्टिलिटी का ताल्लुक नहीं होता। अल्लाह ताला ने इसीलिए इजाज़त दी हुई है किसी भी एज में मेल जो है वो शादी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोच विद मसूद रज़ा में खुश आमदीद। एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़श्ता दिनों हमने एक पॉडकास्ट की थी जिसमें हमने ख़वातीन के मसाइल के हवाले से बात की थी। तो उसके बाद हमें काफ़ी मैसेजेस आना शुरू हुए कि मर्दों के हवाले से भी बात की जाए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मर्दाना भांजपन की वजह बनती हैं, मर्दाना कमज़ोरी की वजह बनती हैं, और कौन कौन सी ऐसी हमारे रोज़मर्रा की आदत हैं या ग़िज़ाएँ हैं जो हमारी फर्टिलिटी को मुतासिर करती हैं। इस इंतहाई अहम टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफ्सा नज़ीर अहमद, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल डाइटिशियन हैं और बहुत ही शानदार उनका कंटेंट है और अपने टॉपिक के ऊपर उनको बहुत ग्रिप हासिल है। डॉक्टर साहब, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हमने पहले बात की थी ख़वातीन के मसाइल के हवाले से, जिसमें हमने PCOS के हवाले से बात की, ज़नाना भांजपन की बात की। तो क्या हमारी जो रोज़मर्रा की डाइट है और जो मेल फर्टिलिटी है उसमें भी कोई कनेक्शन है? डायरेक्ट कनेक्शन है। अगेन वी आर व्हाट वी ईट। और आपको पता है आजकल मेन फर्टिलिटी का प्रॉब्लम जो है वो फीमेल फर्टिलिटी से बढ़ गया है और हमारी सोसाइटी में वो जो सोशल टैबूज हैं जिसकी वजह से इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाता। और अब शादी हुई है, 5 माह हुए हैं, सास फौरन बहू को ले जाएगी चेकअप करवाने के लिए। और एज आ प्रैक्टिशनर, मतलब मेरे पास अगर PCOS की फीमेल्स या आती हैं, बच्चियाँ आती हैं तो या कोई सास हो, तो अगर हम कह देना कि आप प्लीज़ अपने बेटे का टेस्ट करवा लें, तो शी सेज नहीं नहीं मेरा मुंडा ठीक है, बिल्कुल मेरे मुंडे ने कुछ नहीं हैगा, तुसी इन्नू दवाई दवो। तो ये हमारे बड़ा प्रॉब्लम है और मैन जो हैं और मर्द समझते हैं कि इस टॉपिक पे बात करना या हमें ये कह देना उनको मर्दाना कमज़ोरी, ये लफ्ज़ गाली लगता है। भाई मर्दाना कमज़ोरी का मतलब आपको कोई इमोशनली कमज़ोर नहीं कह रहा। आप, मेरा ख्याल है कि वो सबसे बड़ी कमज़ोरी है जब आप इमोशनली कमज़ोर हैं। लेकिन इस हार्मोन को ट्रीट करना, वो मर्दाना कमज़ोरी को एक गाली हमारे सोसाइटी में बना दिया गया है। हिडन बहुत सारे प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, सिर्फ ये नहीं कि स्पर्म काउंट कम है। सम टाइम मैंने ऐसे मैन देखे हैं, ऐसे रिपोर्ट्स देखी हैं, 200 मिलियन तक स्पर्म काउंट होता है, मोटिलिटी नहीं होती, 10% मोटाइल होते हैं। उसकी मॉर्फोलॉजी को, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी को जो है समझना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली हमारी डाइट से और प्रोसेस्ड फूड के साथ है। तो ये हमारी सोसाइटी में डिस्कस नहीं किया जाता। मेल्स की प्रॉब्लम नहीं, उनको पता ही नहीं, पहले तो टेस्ट ही नहीं करवाने को मानते ना, कि अगर टेस्ट करवाने का पेरेंट चले, अच्छा सीमन का नहीं कराना, ब्लड का करवा लें। पहले तो हमारे मर्द उसको ही नहीं एक्सेप्ट करते हमारी सोसाइटी में। इस वजह से इन टॉपिक्स पे बात नहीं की जाती। लेकिन मेरी प्रैक्टिस में इन 11 ईयर्स में आई हैव जज्ड कि मेल्स में ज़्यादा मसला है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और फीमेल्स का मसला जल्दी ट्रीट हो जाता है। PCOS के साथ आइए 3-4 मंथ्स में ट्रीट हो जाएगी। ओवरवेट के साथ आइए, मेंस्ट्रुएशन ख़राब है, 4 मंथ्स। मेल्स पहले तो डायग्नोसिस में बहुत टाइम लगाएंगे, 4-4, 5-5, 6-6 महीने से। जब फीमेल का सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर 1-2 साल बाद मानेंगे, फिर अपनी बीवी से प्रॉमिस लेंगे तुमने किसी को नहीं बताना, मैंने टेस्ट कराया है। और फिर उस लेबोरेटरी वाले से पूछ के आएंगे, वो बता देगा नहीं नहीं तुसी ठीक है बिल्कुल। वो लेबोरेटरी वाला जो है वो सबसे बड़ा कंसल्टेंट होगा और फिर किसी से सोसाइटी में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये मर्दाना कमज़ोरी एक हमारी सोसाइटी में गाली बन गया। प्लीज़ मेरी तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है,
इस चीज़ से निकलें। ये मेडिकल इशू है, ये लाइफस्टाइल है, ये किसी को भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम है, इससे कोई भी फेस कर सकता है। और मर्दाना कमज़ोरी का मतलब आपको बांझ नहीं कह दिया, आपने आजकल स्ट्रेस फैक्टर की वजह से, क्योंकि आपको पता है मर्दों को परेशानी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, उनको उनका लाइफ कुछ इस तरह का है। अब बहुत सारी फीमेल्स मेरे पीछे पड़ जाएंगी यार, लेकिन मर्दों में अक्ल ज़्यादा है ना एज़ कम्पेयर टू फीमेल। औरतों में उतना दिमाग ही नहीं है, हम परेशानी उतनी ज़्यादा नहीं लेते, निकल जाती। मर्द जो हैं उनमें दिमाग ज़्यादा होने की वजह से उनको नुकसान भी होता है इस चीज़ का, स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा है, जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ मर्दों में थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। इस वजह से मेरा ख्याल है कि स्ट्रेस फैक्टर उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि मेल्स में हार्ट प्रॉब्लम भी आपने देखा है कि ज़्यादा आते हैं इसी वजह से, और ब्लड प्रेशर भी मेल्स में ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसी तरह फर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर साहब, क्या कनेक्शन है हमारी ग़िज़ा का? कौन कौन सी हमारी डाइट्स ऐसी हैं जो स्पेशली यंगस्टर्स जो हैं हमारे नौजवानों के अंदर मर्दाना कमज़ोरी की वजूहत बन रहे हैं? आपको पता है आजकल डॉक्टर साहब इतनी सारी एनर्जी ड्रिंक्स सेल हो रही हैं, जो ये कह के सेल होती हैं कि ये आपकी फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए एनर्जी बूस्टर्स हैं, एनर्जी बूस्टर्स हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्राइस में सेल हो रहे हैं। और उसमें होती क्या है कैफीन, और वो फॉर द टाइम बीइंग इट गिव्स यू एनर्जी। आपने कैफीन लिया, आप 2 आवर्स, आप 3 आवर्स बहुत एक्टिव फील करेंगे, आपको लगेगा मैं एनर्जेटिक हूँ, लेकिन उसका आपके हार्मोन्स प्रोफाइल से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ओवर यूज़ ऑफ या ओवर कंजम्पशन जब आप कैफीन की करते हैं तो इट डायरेक्टली डिक्रीजेज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। आपका हार्मोन ओवर कंजम्पशन कैफीन से कम हो रहा है। इसके साथ साथ इन एनर्जी ड्रिंक्स में इतनी शुगर्स होती हैं जो डायरेक्टली इंसुलिन बढ़ाती हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ाती हैं, बॉडी में शुगर सारी ब्लड में पड़ी रह जाती है, आपकी बॉडी तो फिर एनर्जी नहीं ले रही। तो लॉन्ग टर्म इनका यूज़ सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी शामिल है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अगर हम फर्टिलिटी के हिसाब से बात करते हैं तो वो शुगर्स, अगर हम शुगर्स से रिलेट करें कि उसमें चीनी की मिकदार ज़्यादा है, वो लॉन्ग टर्म यू बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस कर रहा है, तो वो इसका रोल हम कह सकते हैं कि ज़्यादा है। इसके अलावा कौन कौन सी डाइट्स और हैं जो? जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, जितने भी डब्बे वाली ग़िज़ाएँ हैं, जितनी भी आपके सो कॉल्ड महंगे वाले रेस्टोरेंट्स पे मिलने वाला प्रोसेस्ड फूड है, इसमें जितने किस्म के मसाले इस्तेमाल होते हैं, जिसमें डिफरेंट किस्म के नैनो पार्टिकल्स हैं, फाइलेट्स मौजूद हैं जो आपके हार्मोन्स को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, तो सारा का सारा प्रोसेस फूड और इसके साथ साथ डिब्बों में जो डाले वाले मसालों से बना हुआ खाना आपके हार्मोन्स को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे पेशेंट्स जिनको एरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है या जो इनफर्टाइल हैं, उनको जब टेस्ट किया गया तो उनके कहा जाता है कि पेनाइल टिश्यू में प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स पाए गए हैं, जो उन मेल्स के जो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक में खाना खाते हैं। जैसे आजकल रिवाज है, डिस्पोजेबल डिब्बे हैं, उन घर से वाइफ ने खाना दिया है, मेल्स डिब्बे नहीं ना वापस लेके आते हैं, तो वो जो है उसमें डिस्पोजेबल में डाल के दे दिया, गए जाके ओवन में डिस्पोजेबल डिब्बे में खाना गर्म किया और वो प्लास्टिक जो है आपको पता है डायरेक्टली खाने के साथ लग गया और वो खाया, उसके नैनो पार्टिकल्स चले गए, तो जिसकी वजह से फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। जो पानी के फिर जो पानी में भी सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही कि आपको पता है इसमें एक एक बॉटल में बहुत सारे प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो हम पीते हैं, जो डायरेक्टली कैंसर से रिलेट करते हैं, डायरेक्टली फर्टिलिटी से रिलेट करते हैं। तो हमारे मेथड्स बहुत ख़राब हैं, जो प्रिजर्वेटिव मेथड्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा आपके हार्मोन्स को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो आपने एक वर्ड यूज़ किया, जिनसी ताकत कह लें इसको, तो ये एक ऐसा इशू है, ये मेरा ख्याल है कि ये एक कॉम्प्लेक्स की भी वजह है कि हर किसी को लगता है कि शायद कम है या इसको ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम इसका मेडिकली ट्रीटमेंट देखें तो क्या कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो जिनसी ताकत को बढ़ा सकती हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि लोगों ने ये क्राइटेरिया किस बेस पे बना लिया है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे मैन जिनको इजैकुलेशन के टाइम पे 0 स्पर्म आ रहे होते हैं एंड दे आर वेरी गुड इन देयर फिजिकल परफॉर्मेंस। तो आपके स्पर्म काउंट का फिजिकल परफॉर्मेंस के साथ कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना चाहिए। दूसरा, मुझे नहीं पता कि मेल इसको किस हिसाब से ले रहे हैं कि आपको
किस तरह से कौन सी जिनसी ताकत चाहिए या किस तरह से जो है वो आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम मेल के लिए फूड्स की बात कर रहे हैं जो उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहली चीज़ प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स बहुत अच्छे हैं। आप अंडे खाएं, दिन में 4 से 5 अंडों की सफ़ेदियाँ खाना शुरू करें। आप दूध का 1 कप एक दिन में लाजमी लेना शुरू करें। आप नट्स जो हैं, डिफरेंट किस्म के नट्स हैं, उनको मिक्स करके रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं महंगे हैं, हम अफोर्ड नहीं करते, तो अल्लाह ताला ने सस्ते अल्टरनेट बनाए हुए। पीनट है, मूंगफलियाँ सस्ती हैं, काले चने बुने हुए लेते हैं, सस्ते हैं, तो आप चनों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे आप में अच्छी ताकत आ जाती है। इसके साथ साथ जो है वो L-आर्जिनिन है प्रोटीन में जो मौजूद है, वो आपकी जो है वो फर्टिलिटी को भी इन्हांस करता है, स्पर्म काउंट को भी इन्हांस करता है। इसके साथ साथ जितने भी हमारे फल अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ताकत है। स्पेसिफिकली अगर हम फ्रूट की बात करें, चनों का आपने जिक्र किया, मैं चाहूँगा कि अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि चनों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। चनों को डिफरेंट तरीके किस से, टाइम पे इस्तेमाल किया जाए? अगर आप अपने ऑफिस में हैं, आप एज अ स्नैक इसको लेना चाहते हैं, जो आप डिफरेंट किस्म के बिस्किट्स और चॉकलेट्स खाते हैं, आप उससे रिप्लेस करके दिन में 2 से 3 मुट्ठी जो हैं वो अपनी फिस्ट बना के चने रोस्टेड खा सकते हैं। और अगर आप डिनर में इसको इंक्लूड करना चाहें तो आप चना चाट की फॉर्म में, बॉयल फॉर्म में जो है वो चने खा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ साथ आप इसको डिफरेंट सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं। बीन्स का इस्तेमाल, जो लाल लोबिया जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी फर्टिलिटी को इन्हांस करता है। और इसके साथ साथ जितने सी फूड्स हैं, मछली जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, जितना फ़िश ऑयल है वो आपकी जो फर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। उसके साथ साथ आजकल एक जड़ी बूटी है, उसको शिलाजीत कहते हैं, जिसका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन देखा गया है, जिसमें मैन फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा, स्पेशली वो मेल जिनको एरेक्टाइल डिसफंक्शन है उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो शिलाजीत भी अच्छा है। तो समय 35 के बाद एक नया फेज़ इंसान की ज़िंदगी में शुरू हो रहा होता है, और अब तो वैसे ही लेट मैरिजेस का कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा हो चुका है कि भाई वो मेल स्टेबल होने पे, अपने पाँव पे खड़ा होते होते वो 30 साल उसको लग जाते हैं, और उसके बाद फिर वो हो जाते हैं 35 के बाद वैसे ही फर्टिलिटी के जो इश्यूज हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि व्हेन वी आर क्रॉसिंग द बॉर्डर लाइन ऑफ 35 और 40, तो कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मेल को अपनी डाइट में शामिल करने में चाहिए? सबसे पहले तो ये कंसेप्ट कि मर्दों में जो है वो उनका एज से फर्टिलिटी का ताल्लुक नहीं होता। अल्लाह ताला ने इसीलिए इजाज़त दी हुई है, किसी भी एज में मेल जो हैं वो शादी कर सकते हैं, किसी भी एज में बाप बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने एज लिमिट भी नहीं रखी हुई हमारी कि कोई इतने साल का मर्द है, इतने साल की बीवी, इसलिए मेल हमेशा फर्टाइल होते हैं। उसका एज से ताल्लुक नहीं होता, उसका ताल्लुक आपके लाइफस्टाइल से होता है। 3 सीड्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे, आपकी फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं। नंबर 1 फ्लैक्स सीड, जिसे हम अलसी के बीज कहते हैं। अगर आप रोज़ाना 1 टेबलस्पून आपके लंच से पहले अलसी को जो है इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इससे स्पर्म काउंट भी इम्प्रूव होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बूस्ट होता है। नंबर 2 जो होता है वो हालो सीड्स हम उन्हें कहते हैं, वो थोड़े महंगे मिलते हैं, तो आपने सिर्फ 1 पिंच रात को 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करना है। इससे जो है वो मैन फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है, इससे जो है वो टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट होता है, इसके साथ साथ स्पर्म की मोटिलिटी भी इन्हांस होती है। नंबर 3 तुख मलंगा अपनी डाइट में शामिल करें। डेली आपने 1 चम्मच जो है वो 40 से 45 मिनट भिगो के पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ये तीनों चीज़ें अगर आप 25 साल से ऊपर हैं, मेल हैं, तो आप इस्तेमाल करें तो आपकी फर्टिलिटी बहुत इन्हांस होगी। इससे इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग भी? ईडी के लिए स्पेसिफिकली माका रूट एक्सट्रैक्ट है, एक मिल जाती है हर्ब, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ शिलाजीत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेप सीड जो है वो बहुत ज़्यादा, जो अंगूर है उसका बीज, इसके एक्सट्रैक्ट के डिफरेंट कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ एक हर्ब है ट्रेबुलस टेरिस्ट्रीज एक्सट्रैक्ट कहते हैं, वो मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और सब मोटापा और मेल इनफर्टिलिटी डायरेक्टली रिलेट करते हैं। जैसे ही मैन को मोटापा आएगा, पेट पे फैट आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही फैटी लिवर होगा, बेली फैट होगा। मेन में जैसे ही बेली फैट होगा ना, तो वो एस्ट्रोजन बढ़ाता है। मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को कम कर देता है, उनमें एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से सबसे पहले उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आता है। हार्मोन तो बाद में ख़राब होते हैं, और उसके बाद एस्ट्रोजन उनकी बॉडी में ज़्यादा डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, जो कि एक फीमेल हार्मोन है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए बेली फैट जो है वो मैन कोशिश करें कि उसको ना बढ़ने दें।
दोस्तों पाकिस्तान शुगर के हिसाब से डायबिटीज़ की अगर बात करें तो नंबर 1 पाकिस्तान पे चले गए हैं माशाल्लाह से अभी नंबर वन। तीसरे पे हैं और ये अच्छा। कहा जा रहा है कि 2030 तक पाकिस्तान हमें के रेशो है कि हाँ, नंबर 1 पे चले जाएंगे। हाँ। और इसमें चले किसी चीज़ में तो हम तीसरे नंबर पे आए हैं। डायबिटीज़ और प्री डायबिटिक जो है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इसमें वो उन लोगों की तादाद तकरीबन 60% है जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है और टेस्ट भी नहीं करवाते ना, हमारा ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब डायबिटीज़ और रेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग, क्या इसका कोई ताल्लुक है आपस में? डायरेक्ट रिलेशन है। देखें, एक शुगर का बंदा है, शुगर वाला बंदा है या एक नॉर्मल है, मैं और आप, हम खाना खाएंगे, हमारे ब्लड में शुगर हाई हो जाएगी, उसके 10 से 15 मिनट बाद हमारी बॉडी इंसुलिन भेजेगी, वो उस शुगर को हमारे ब्लड से लेके हमारे सेल तक एनर्जी ले जाएगी। ये एक नॉर्मल बंदे का मैकेनिज्म है। शुगर वाले बंदे में क्या है, सारी की सारी शुगर कहाँ पड़ी हुई है, ब्लड में। सेल तो भूखा है, सेल तक तो एनर्जी नहीं पहुंच रही। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि सेल तक एनर्जी नहीं पहुंच रही। और डायबिटिक्स में सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम आती है, जिनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, क्योंकि सेल तक एनर्जी नहीं पहुंच रही। तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है हाई फैट डाइट्स खानी है। आप अगर कीटोसिस पे जा रहे हैं या आपकी बॉडी में जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर हाई है, तो आप फ़ौरन से कोशिश करें अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम कर दें। उसको आप अच्छी फैट से, देसी घी, ऑलिव ऑयल, अंडे, मटन, बीफ, बड़ा गोश्त, इससे रिप्लेस करना शुरू कर दें और आप फैट्स खाना शुरू कर दें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एनर्जी का सोर्स जो है वो, अगर शुगर नहीं बन रहा तो फैट बने। आपकी बॉडी खुद ब खुद जो है अगर कीटोसिस पे जा रही है तो अपना ब्रेक डाउन ना करे, बाहर से भी फैट उसको मिलता रहे, तो उससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सेकंड, एक मिनरल है जिंक, इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके ईडी को जो है वो इम्प्रूव करता है। डॉक्टर साहब, अभी इससे पहले आपने बात की थी कि सीमन एनालिसिस करवाना चाहिए जी। तो इसका थोड़ा सा बता दें कि जो एक नॉर्मल इंसान है या व्हाट इज़ द आइडियल सिचुएशन कि स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, और क्या ये इस तरह का जो टेस्ट है ये शादी से पहले भी रिकमेंड किया जाता है? करवाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे मेल्स हैं जो आजकल पहले ही महसूस कर रहे होते हैं, बहुत सारा मैरिजेस में प्रॉब्लम भी इस चीज़ से आता है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप जाएं और अपना कंप्लीट सीमन एनालिसिस शादी से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले लाजमी करवाएं। काउंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक मेल का मोर देन 35 मिलियन काउंट भी स्पर्म एनालिसिस में आ जाता है तो दैट्स इनफ। कोई ज़रूरत नहीं है आपका काउंट 80, 90, 100 मिलियन तक हो, लेकिन उसमें आपके जो एक्टिव स्पर्म है वो मोर देन 70% होने चाहिए। और एक्टिव स्पर्म्स बनाने के लिए 70% तक उनको लेके जाने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो विटामिन ई, एक इवियन के नाम से कैप्सूल मिल जाते हैं, बड़े सस्ते से अवेलेबल है मार्केट में, 400-500 में। एक Q10 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मेल की फर्टिलिटी इन्हांस होती है, स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो इन्हांस होती है। तो आपके जो डेड स्पर्म है वो हमेशा कोशिश करनी है कि वो 40% से कम होने चाहिए। वो लैब रिपोर्ट आप खुद भी पढ़ सकते हैं, उस पर परसेंटेज दी हुई होती है। अगर आप जब भी आपकी शादी है या आप प्लान कर रहे हैं तो आप कोशिश करें 4 से 5 माह पहले सीमन एनालिसिस को लाजमी करवा के देखें। और अगर कोई थोड़ा बहुत पैरामीटर ख़राब आता है तो उसमें इन विटामिन का इस्तेमाल करें, जिंक इस्तेमाल करें, अपनी डाइट इंप्रूव करें, एक्सरसाइज करें, तो बहुत आप जल्दी इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, जो जिनसी इन्हेंसर्स होते हैं, यानी कि वो आपकी एक्टिविटी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, वियाग्रा वगैरह, जी, इनका इस्तेमाल कितना ये नुकसानदेह होता है या ये बहुत सारी मिथ्स इस हवाले से हमारी सोसाइटी में डिपेंड करता है ना कि आप उस वियाग्रा के कॉम्बिनेशन में यूज़ क्या कर रहे हैं। अगर तो आप कोई अच्छा विटामिन या मिनरल, जैसे शिलाजीत की मैंने बात की, आप यूज़ कर रहे हैं, माका रूट एक्सट्रैक्ट है, ट्रेबुलस टेरिस्ट्रीज है, जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज़ वेरी गुड। वो तो आपको साथ हेल्थ बेनिफिट भी ले रहा है। लेकिन बहुत सारे एक्सट्रैक्ट बनाए होते हैं, ये हकीम शकीम बैठे हुए होते हैं जिनको कोई पता नहीं है, जिनका कुछ लेना देना नहीं है मेडिकल साइंस से। वो डिफरेंट किस्म के स्टीरॉइड्स आपस में मिक्स करते हैं और वो पर्सन को देते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरीली उनकी एनर्जी बूस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म उनके गुर्दे बेचारों के ख़राब हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, किडनी फेलियर के साथ आए हैं, किडनी डैमेज हो चुकी हैं, लिवर ख़राब हो चुका है, हार्ट हेल्थ ख़राब हो चुकी है। तो आपकी जो जिनसी जो भी आपकी ज़रूरत है, मेरा ख्याल है वो आपकी सेहत से बढ़ के तो नहीं है। तो आप हमेशा जब भी अगर आप इस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल को विजिट करें। और बहुत सारे एक्सट्रैक्ट हैं, बहुत सारी नेचुरल चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जो आपको बड़े अच्छे कॉम्बिनेशंस के साथ दी जाती हैं, एज़ कम्पेयर टू कि आप ये हकीम या ये मोहल्ले वाले डॉक्टर्स के पास जाके जो है मेडिकली जो एक टैबलेट मार्केट में जिसको ब्लू टैबलेट कहा जाता है वो भी तो अवेलेबल होती है। वो मैं उसका पूछ रहा हूँ, उसकी मुझे कॉम्पोजिशन नहीं पता। अगर तो उसमें कोई अच्छे विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं तो इट वुड बी
कि मैं आज जाके पढ़ूंगी, वो तो फिर अच्छी होगी। एक्सट्रैक्ट है और वो मेडिकली टेस्टेड है, तो फिर तो डेफिनेटली कि उसका इस्तेमाल, अगर उसमें किसी किस्म के कोई जो है इन्हांसर्स भी डाले हुए हैं तो इट वुड बी गुड, लेकिन इट शुड बी फ्री ऑफ स्टीरॉयड, उसमें स्टीरॉयड नहीं होने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा इशू है कि नौजवान आजकल बॉडी बिल्डिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, और वो जब जिम जाना शुरू करते हैं तो जिम वाला उनको एडवाइस करता है जी कि स्टीरॉयड खाएं तो उसका बहुत बुरा इफेक्ट है। मेरे पास बहुत अच्छी पर्सनालिटी का एक मेल आता था, ही वॉज मिस्टर ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया, जो जिम करके बड़ी बॉडी बनाई हुई होती है, और उसके बाद उस बेचारे ने वो लीन पे जाना होता है, कट करना होता है, कोई फैट ना हो, और इस तरह से बहुत उसने बॉडी बनाई हुई थी। और जब उसकी शादी थी तो ही विजिटेड, और उसका जब हमने रिपोर्ट करवाई तो उसका सीमेन एनालिसिस इट वाज 0, उसका कोई स्पर्म काउंट नहीं था। और अब उस बंदे में इतनी प्रोटीन है, उसने इतनी प्रोटीन खाई है, मसला ये था उसने स्टीरॉयड और प्रोटीन खा खा के जितनी प्रोटीन है वो सारी मसल्स पे यूज़ कर ली। अब उसका अपना जो टेस्टोस्टेरोन है वो लो 0 पे चला गया, बिल्कुल 0 पे चला गया। तो अब जिम जाते हैं तो उसमें कुछ सप्लीमेंट होते हैं, जैसे क्रेटाइन है, वो सेफ है, अच्छी बाहर के सोर्स की होनी चाहिए, अच्छी ब्रांडेड होनी चाहिए। पाकिस्तान में तो लोकली बड़ी गंदी गंदी बन रही होती है। वे प्रोटीन आप खा रहे हैं वो अच्छी है, लेकिन कोई भी स्टीरॉयड का मिक्सचर आपको टेम्परेरीली आपकी बॉडी बहुत अच्छी दिखा सकता है, आप बॉडी आपकी पम्प की भी होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम विद 0 स्पर्म काउंट आता है जो लोग जिम करके स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो जिम वाला जो होता है ना, वो तो बताते नहीं कि मैं आपको स्टीरॉयड दे रहा हूँ, वो क्या कहते हैं प्रोटीन के नाम पर वो डब्बे थमा दिए जाते हैं, और वो बाद में जी ये आप टैबलेट ले लें साथ, ये भी सप्लीमेंट है, ये कैप्सूल ले लें, इस तरह की चीज़ें देख के। सारी चीज़ें नेचुरल सोर्सेज से आप ले सकते हैं। जिम जा रहे हैं और आपको अच्छा प्रोटीन पाउडर चाहिए प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट के लिए, तो आपने सारे जो नट्स हैं उनको मिक्स करना है, उसका पाउडर बनाना है, उसको 3 से 4 चम्मच जो है वो आप इस्तेमाल करें, तो वो सबसे अच्छा प्रोटीन पाउडर है। उसके अलावा बहुत सारी वे प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, वो अगर अवेलेबल आपके पास है, लेकिन स्पेसिफिकली अपने जिम के भाईयन जो कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी बॉडी बना के और एक फंसी सी शर्ट पहन के आप उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है। तो डॉक्टर साहब भाई, बॉडी भी बनानी है और इनफर्टिलिटी से भी बचना है, तो उसके लिए कुछ टिप्स आप अगर जो प्री वर्कआउट के तौर पर देते हैं और पोस्ट वर्कआउट। अच्छा, सबसे पहले तो अपनी कैलोरीज बनाएं कि आपने गेन करना है या लूज करना है। ठीक है, अगर आपने वेट गेन करना है तो सबसे पहले आप गेन करेंगे। आप बहुत अंडर वेट और स्किनी से हैं और आप सोच रहे हैं कि फ़ौरन से जाके बॉडी बन जाएगी, ऐसे नहीं है। उसमें आपको फैट भी खानी पड़ती है, शुगर भी खानी पड़ती है, साथ आपने बर्न करना है और आपका अच्छा सा वेट गेन। जब आपने वेट गेन कर लिया उसके बाद आपने मसल बनाना है, तो प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट की बात करें हैं तो प्री वर्कआउट क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है, उसमें आप शेक बना के ले सकते हैं। उसमें 3 से 4 खजूरें, उसके साथ जो है वो 2 से 3 बनाना, आजकल मैंगो अवेलेबल है, इसको पानी में शेक करें, इसकी स्मूदी बनाएं अच्छी सी, ये आप प्री वर्कआउट लें। अगर आप थोड़ा सा आपको लो एनर्जी फील होता है तो आप 1 to 1 टीस्पून कॉफ़ी का भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आपको एनर्जी बूस्टर एज एन एनर्जी बूस्टर काम करेगा, तो आप इसको प्री वर्कआउट लें। पोस्ट वर्कआउट आपका मसल टॉन हुआ होता है, मसल भूखा होता है, अब उसके बाद आपको प्रोटीन भरनी है अंदर ताकि मसल आपका पंप हो, उसमें आपने प्रोटीन खानी है। उसमें आप 3 से 4 से 5 अंडों की सफ़ेदी तक भी खा सकते हैं, बीफ जो है उसको स्टीम करके खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, चिकन खाना है तो 400 से 450 ग्राम आप चिकन भी खा सकते हैं। तो पोस्ट वर्कआउट आपने हाई प्रोटीन मील लेना है, प्री वर्कआउट आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग पे हमने बात की, तो कोई एक सिंपल फार्मूला यानी कि कोई 4-5 चीज़ें ऐसी आम अल्फाज में अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए बता दें कि जिससे जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग है वो भी बेहतर हो सके और परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सके। सबसे पहले तो स्ट्रेस लेना छोड़ दें कुछ दिन के लिए, स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रहें। उसके लिए सबसे बेहतर जो तरीका है वो आप थोड़ी मेडिटेशन और वॉक की तरफ जाएं। मतलब डेली कोशिश करें कि 40 से 50 मिनट आपने फ्रेश एयर में वॉक करनी है जाके, ठीक है, उससे आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बेहतर होता है। सेकंड, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 21 से 22 दिन का एक ड्यूरेशन बनाना है जिसमें आपने अपने आप से वादा करना है कि मैंने रात को 9 बजे सोना है और सुबह को 4 बजे उठना है, मैक्सिमम 5 बजे मैंने उठना है और उस 5 बजे के बाद उठ के जो है वो मैंने एक्सरसाइज करनी है। नंबर 3, आपने इन 21 दिनों में बाहर की और पैकिंग वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी है। आपने जितना खाना है नेचुरल फूड खाना है,
फल और सब्जियां आपने भर भर के इस्तेमाल करनी है। हर मील में आपके एक बड़ी प्लेट जो है वो सलाद की होनी चाहिए। दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने फल खाना है। दिन में आपने 2 से 3 कप चनों का इस्तेमाल, काले चने जो हैं उनका इस्तेमाल करना है। भुने हुए कर लें, आप सलाद की फॉर्म में कर लें, जिस भी फॉर्म में आप कर सकते हैं तो आप इस्तेमाल करें। सेकंड, आपने उसके बाद आपने फोर्थ आपने जो है वो अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ानी है, जिसमें चिकन और अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और एक्सरसाइज पे लाजमी फोकस करना है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज यूट्यूब पे आप देखें जाके अवेलेबल हैं जो आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना हो सके मोबाइल से दूर रहना है, हीट से दूर रहना है और टाइट कपड़े पहनने से जो है वो अवॉइड करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, मोस्टली जो नौजवान हैं वो अंडरवेयर्स भी यूज़ करते हैं, तो क्या जो अंडरवेयर का स्टफ़ होता है वो भी मैटर करता है? अगर बहुत ज़्यादा आपको हीट मिल रही है और बहुत ज़्यादा हीट के साथ हैं आप, तो जिसकी वजह से स्क्रोटल डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सारे मेल्स में आता भी है, तो इस वजह से कोशिश करें कि लूज़ क्लॉथ्स जो हैं वो वेयर करें जिनको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, दूसरा मसला अभी पिछले दिनों आपने भी देखी होगी एक वीडियो, एक टीचर की, ये यंग टीचर था, वो लेक्चर देते हुए उसको कार्डियक अरेस्ट का इशू और वो दिल बंद हो गया। तो नौजवानों में जो कार्डियक अरेस्ट है और जो दिल का दौरा है उसके जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या डाइट भी उसकी वजह है? डॉक्टर साहब, हमारी पूरी ज़िंदगी इस टाइम जो घिरी हुई है ना वो आर्टिफिशियल में घिरी हुई है। मैं कहती हूँ सुबह उठ के हमारा ब्रश प्लास्टिक का है, हम उसके बाद जो है प्रोसेस्ड खा रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल जिसमें बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। अगेन मैंने पहले भी प्लास्टिक की बात की थी कि बहुत ज़्यादा हमारे खानों में जो है वो प्लास्टिक जा रहा है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर अटैक्स की रेशो बढ़ गई है। ये हमारी जो वेव्स हैं, बहुत सारे मेल्स को आदत है जेब में मोबाइल रखना है, फ्रंट पॉकेट में मोबाइल रखना है, इससे बहुत सारी जो रेडिएशंस रिलीज़ हो रही होती हैं, रात को सोते हुए तकिए के नीचे मोबाइल रखना है, जो बहुत सारी जो है रेडिएशंस रिलीज़ हो रही हैं जो हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को इफ़ेक्ट कर रहा है। हमारा आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल जो है, और उसमें सबसे ज़्यादा ये डिब्बे वाले खाने, डिब्बे वाले फ्लेवर इन्हांसर्स, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। हम जितना ज़्यादा कुदरत से दूर होते जाएंगे उतना ज़्यादा हम जो है वो इन बीमारियों में घिरते जाएंगे। नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हम पाकिस्तानी हैं, नमक डालने की बहुत आदत है, भला ज़ख्मों पे हो या खाने में हो, जहाँ भी हो। अंडा खाते हैं ना, आप यकीन करें सोडियम एग में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मौजूद है। हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ों क्यों मना करते हैं, एग में सोडियम की मिकदार ज़्यादा है। हमारे यहाँ रिवाज है अंडे में भी नून ला के खाना है, नाश्ते करने जाना है, निहारियाँ खानी है, उसमें ऑलरेडी इतना नमक होता है, ऊपर छिड़क छिड़क के नमक डालना है। नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है उसका इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैन में आपको पता है ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं स्ट्रेस फैक्टर की वजह से, और दिमाग भी मर्दों में औरतों से ज़्यादा है, इस वजह से भी अभी बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, तो इस वजह से भी मैन में जो है वो कार्डियोवैस्कुलर अटैक ज़्यादा हैं। तो जितना हो सके कुदरत के करीब रहें और स्ट्रेस को दूर रखें। कौन सी डाइट्स ऐसी हैं, ये कौन कौन सी हमारी जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें करनी चाहिए ताकि हमारी जो हार्ट हेल्थ है वो बेहतर हो? ट्रांस फैट नहीं खाना, फ्राई नहीं खाना, अगर आपने कोई भी चीज़ खानी है उसको स्टीम फॉर्म में खाना है, ठीक है। कोशिश करें उसको उबली हुई स्टीम फॉर्म में खाएं, नेचुरल ऑयल में पका के खाएं या ग्रिल फॉर्म में खाएं। और उसके साथ साथ जो है जितना ज़्यादा हो सके अपना स्लीपिंग साइकिल इम्प्रूव करना है, रातों को नहीं जागना, जितना हो सके अपनी नींद को इम्प्रूव करना है, पहले पहर की नींद लेनी है, सुबह को जल्दी उठना है और डेली की वॉक लाजमी करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल डिस्कशन। उम्मीद है कि नाज़रीन आज की ये एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब ने बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं, स्पेशली मर्दों से रिलेटेड, उनकी फर्टिलिटी से रिलेटेड, उनकी हार्ट हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर हमने बात की। उम्मीद है कि आज की पॉडकास्ट पसंद आएगी आपको। आज तक के लिए इतना ही, फिर हाज़िर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह ने के बाद।